हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शंकर प्रजापति। आप लोगों को द प्राइम क्लासेस में फिर एक बार स्वागत करता हूं। आप लोग को जैसे पता है कि हम लोग जो है समास अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं। समास का जो है कि आज दूसरा दिन है, ठीक है ना। जैसे कि पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को जो है कि अव्ययी भाव समास के बारे में बताए थे और तत्पुरुष समास के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो तत्पुरुष समास के बारे में 6 टाइप्स बताए थे। इसके 6 भाग थे, जिसमें 2 टाइप्स में आपको बता दिया था। और तीसरा का टाइप्स हमारे पास है संप्रदान तत्पुरुष की चतुर्थी तत्पुरुष के, जिसका जो संकेत क्या है, के लिए होता है। जिसमें विभक्ति क्या होता है, के लिए होगा। आपको याद होगा 2 में बता दिया था आप लोगों को। कौन कौन से बताया था मैं आप लोगों को? तो मैं कर्म और करण के बारे में बता दिया था। जो कर्म का संकेत चिन्ह था, विभक्ति थी, वो था जो कर्म की विभक्ति थी वो को था, और जो है कि करण की विभक्ति जो थी से था, जिसके द्वारा था। इसको आपको बता दिया गया था। चलिए आज फिलहाल हम लोग जो है कि आप पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष की चतुर्थी तत्पुरुष के रूप में, जिसका सिंबल क्या होता है, के लिए। संप्रदान का होता है के लिए, ठीक है ना। तो आपको मैं बताया था कि इस समास में जो होता है क्या होता है कि जब होता है तो इसके लिए जो बीच में के लिए विभक्ति होता है वो समाप्त हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, एग्जांपल के हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो एग्जांपल हमारा जो है ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कह दिया आपसे कि प्रयोगशाला, ठीक है ना। क्या भाई है? प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, क्या कहेंगे इसको? प्रयोगशाला। समझ गए ना। तो अब यहाँ पे प्रयोग है, यहाँ पे शाला है, के लिए क्या हो गया? लुप्त हो गया। अर्थात इस प्रकार की कंडीशन जहां के लिए विलुप्त होता है वो कौन सा होता है? संप्रदान होता है। किस लिए होता है? क्योंकि संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है, ठीक है ना। तो अब किस उद्देश्य से है? प्रयोग के लिए जो घर है वो क्या है? प्रयोगशाला। अब मैं कहूं गौ के लिए शाला, जैसे मैं कह दी गौ के लिए शाला ना। तो गौ के लिए शाला मतलब गौशाला, यही होता है ना, गौशाला। यानी गायों के लिए जो शयन घर है, जहां पे गाय रहती है, उसी को गौशाला कहता है। तो यहाँ पे भी तो के लिए गायब हो गया, विलुप्त हो गया। तो इस प्रकार से जहां पे कारक चिन्ह क्या होता है, अगर इसी प्रकार से सेंटेंस लिख देता है कभी कल के एग्जाम पे, ठीक है ना, कि सरकार द्वारा जो है कि गौशालाओं के लिए अनुदान प्रदान किया गया, तो पूछ देगा कि अंडरलाइन कर देगा ना, के लिए कौन सा जो है कि समास होगा, तत्पुरुष का कौन सा समास होगा। तो आप बता देंगे जो एक संप्रदान तत्पुरुष होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। समझ गए होंगे आप लोग बात ना। तो अगला जो हम एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे मैं कह दिया देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति ना। तो क्या कहते हैं? देशभक्ति। क्या हो रहा है इसमें? सेम टू सेम क्या कर रहा है? कारक चिन्ह क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे संप्रदान तत्पुरुष समास था तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष के लिए जो होता है क्या होता है? उसका सिंबल क्या होता है? के लिए होता है। जैसे मैं कारक बताया था आप लोगों को यहाँ पे लिखे थे, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अगला जो हमारा चौथा पॉइंट है वो क्या है? चौथा पॉइंट जो हमारा होगा, तो आप संप्रदान के बाद क्या आता है? आपादान होता है। और आपादान का कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है। से का मतलब यहाँ क्या हो गया? अलग होने के लिए होता है। याद होगा आप लोगों को बताए थे। तो चौथा जो हमारे पास होगा वो पॉइंट हो जाएगा कौन सा? आपादान। कौन सा? आपादान तत्पुरुष, ठीक है ना, तत्पुरुष होगा, ठीक है ना। जो कौन सा हो जाएगा? और जो है आपादान जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष। कौन सा? पंचमी तत्पुरुष समास कैसा कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसका जो कारक चिन्ह था क्या था? से। और से का मतलब यहाँ क्या था? अर्थ क्या था? अलग होना, अलग होना। याद होगा, अच्छी तरह से आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है ना। अलग होने के लिए सिंबल से होता है, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जैसे मैं कह दिया धान से हीन, धान से हीन, धानहीन हो जाएगा, ठीक है ना। अब शब्दों को आइए, धान से हीन मतलब जो धान से दूध होता है उसी को धनहीन कहते हैं ना। समझ रहे हैं ना। धान से हीन, जिसके पास धान ना हो उसी को बोलेंगे ना धनहीन। तो कहीं ना कहीं धान से अलग है कि नहीं? तो यहाँ पे हो गया कि नहीं? अलग होना, ठीक है ना। अर्थ को समझिए, अर्थ जब तक नहीं समझेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। मैं क्या कर रहा हूं? धान से हीन,
क्या जिसके पास रहेगा उसको कहेंगे धनहीन? नहीं, जो धन जिसके पास नहीं है उसी को नाम देते हैं धनहीन। तो धन से कहीं ना कहीं दूर है, अर्थात हम कह सकते हैं अगला एग्जाम्पल जैसे मैं कह दिया आपको ऋण से मुक्त। क्या है भाई? ऋण से मुक्त, यानी ऋण मुक्त कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋण मुक्त कहेंगे, अर्थात जिसके पास कोई अब कर्जा नहीं हो, यानी समाप्त हो गया हो, यानी जो उसके पास ऋण था वो क्या हो गया? उससे दूर हो गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्या है कि वो ऋण मुक्त हो गया। जैसे अगला एग्जांपल मैं कह दूं गुण से हीन, गुण से हीन, यानी हम कह सकते हैं गुणहीन। अब पूछ लगा गुणहीन में कौन सा समास है, तो आप कैसे बताएं? गुण से हीन, जिसके पास गुण नहीं है, अर्थात पहली से पहचान की तो मैं तत्पुरुष के भाग बता रहे ना, लेकिन यहां पे मैं बताया था जहां पे कारक चिन्ह समाप्त हो जाएगा तत्पुरुष होगा। तो हर जगह तो कारक चिन्ह समाप्त हो रहा है, और चाहे से के लिए हो, चाहे से हो, चाहे का हो, चाहे को हो, चाहे कुछ भी हो, जब कारक चिन्ह समाप्त हो गया तो समझ लिया तत्पुरुष समास है। लेकिन एक चीज जब एक डिफली जाके क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे गुणहीन में तत्पुरुष का कौन सा पंचमी है, चतुर्थ है कि षष्टमी है, तब वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कारक के अकॉर्डिंग। समझ रहे बात ना? तब वहां पे ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार समझ रहे हैं ना? देखिए, जो गुण से हीन यानी जिनके पास गुण नहीं है उसी को तो कहते हैं गुणहीन, मतलब जिसके पास गुण है उससे कहीं दूर है, तभी इसको कह रहे हैं। तो जब अलग है तो उसको हम लोग कहेंगे गुणहीन कहें, चाहे हम लोग कहें कि पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन होंगे हमारे क्या हो जाएंगे? अपादान हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा अपादान समझ गए होंगे आप लोग, तो अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो कौन सा होगा? तो हमारा जो है संबंध से होगा। क्या से होगा? संबंध से। तो संबंध का मैं आप लोगों को बताया था ना क्या पहचान है, कारक चिन्ह क्या संबंध का, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे क्या है? काकी के, दादी दे, नानी ने, आपको याद होगा ना? संबंध में ही बताया गया था ना संबंध। तो अगला हमारा पॉइंट है पांचवा संबंध। ठीक है ना? तत्पुरुष, ये देखिए तत्पुरुष के भेद हैं, सिर्फ कारक चिन्ह लुप्त हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, खाली मैं टाइप्स बता रहा हूं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? षष्ठी तत्पुरुष। क्या? षष्ठी तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या है? इसका जो सिंबल मैं बताया था काकी के, दादी दे, नानी ने, बताया था आप लोगों ने, याद होगा। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे यहां पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह जो है काकी के, दादी दे, नानी ने, इस प्रकार से जब सिंबल आता है तो समझ लीजिएगा कौन सा है? संबंध के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल मैं आपको बताया था, जब मैं तत्पुरुष का जैसे मैं कहा था समास के बारे में शुरू करता, तो राजा का पुत्र बताया था ना। तो जैसे मैं कह दिया राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है ना? अब यहाँ क्या हो जाएगा? राजपुत्र हो जाएगा नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया? खत्म हो, कारक चिन्ह जो एक समाप्त हो गया ना, कारक चिन्ह क्या हो गया? भाई समाप्त हो गया। तो राजा का पुत्र, उसी को नाम देते हैं राजपुत्र। ठीक है ना? जैसे मैं कह दिया अगला एग्जांपल में, जैसे मैं कह दिया पर के अधीन। क्या है? पर के अधीन, के अधीन, पर के क्या लिखेंगे? अधीन। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? पराधीन। पराधीन किसे कहते हैं? जो दूसरे पे निर्भर हो, पर के अधीन, अर्थात हम उसको कह सकते हैं पराधीन। ठीक है ना? समझ गए अगली बात? अगला जैसे मैं कह दिया विद्या सागर ना, विद्या का सागर, तो इस प्रकार से विद्या सागर हो गया। अब पूछ लेगा विद्यासागर में कौन सा समास है, तो आप बता देंगे तत्पुरुष, क्योंकि विद्या का सागर का साइलेंट हो गया, का के की ऐसे वर्ड्स आ जाए तो क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है छठवां जो है अधिकरण है। क्या है? अधिकरण, जो सप्तमी होगा। ठीक है ना? कौन सा होगा? सप्तमी। ध्यान दीजिएगा, अधिकरण है जो हमारा जो है कि लास्ट होगा। ठीक है ना? क्या होगा? लास्ट होगा, क्योंकि 6 में पार्ट बताया था। तो अधिकरण, अधिकरण, इसका जो है कि मैं बताया था अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है ना?
अधिकरण तत्पुरुष जो कौन सा होगा आपका सप्तमी तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा? सप्तमी तत्पुरुष होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझने की कोशिश करिएगा, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन समझिए, क्योंकि ये रटने की चीज नहीं है। जो एक बार समझ गया ना और आजीवन उसको कभी भूल ही नहीं सकता। ठीक है ना, चलिए अधिकरण की पहचान मैं बताया था, में पद ऊपर, याद होगा, में पद ऊपर, समझ रहे हैं ना, में पद ऊपर इसका पहचान होता है। बीच में जब कारक चिन्ह में पद ऊपर होता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि अधिकरण तत्पुरुष की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, जैसे मैं एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना, धर्म में धर्मवीर, क्या कह दिया जाए? धर्म में वीर, में वीर। ठीक है ना, तो इसको हम नाम देते हैं धर्मवीर। ठीक है ना, क्या कहेंगे? धर्मवीर कहेंगे। ठीक है ना, अगला एग्जांपल है, जैसे मैं कह दिया गृह प्रवेश, यानी गृह में प्रवेश, क्या कहेंगे? गृह प्रवेश, यही कहेंगे ना। गृह प्रवेश होता है ना जब नया घर बनता है, तो गृह में यानी घर में प्रवेश होता है ना, तो यहाँ पे गृह प्रवेश हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है ना, इसके बाद अगर मैं आपको बात कर दिया जाए, अगला एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे मैं कह दूं आप बीती, तो आप पर बीती, अब इसको क्या कहेंगे? आप बीती, समझ रहे हैं ना, आप पर बीती। आप बीती किसे कहते हैं? जो हमारे पे ऊपर बीता हो, यानी जो हमारे साथ हुआ उसको मैं अच्छी तरह से परिचित हूं, जानता हूं, अर्थात उसी को कहते हैं आप पर बीती। मतलब स्वयं पर वो घटना घटी है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं, उसी को लोग बोलते हैं आप बीती। ठीक है ना, तो एक चीज को समझ गए होंगे। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको बता देता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्योंकि यहाँ पे जो समास के जो तत्पुरुष समास के 6 भेद थे मैं बता दिया। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना, मेज, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, मेज पर सेव है, मेज पर सेव है, तो पूछ देगा कि यहां पे अगर मैं पर पे क्लिक कर देगा ना, ठीक है ना, प पे पाई दे देगा और पूछ देगा कौन सा कारक है और कौन से समास के तत्पुरुष के समास के कौन से मतलब अधिकार, मतलब उसके जो विभक्ति है किस विभक्ति से लिया गया है। ठीक है ना, तो अब में पद किसके लिए उपयोग होता है? में पद ऊपर किसके लिए होगा? तो आप बताएंगे अधिकरण तत्पुरुष अर्थात सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। तो उसमें क्वेश्चन क्या करेगा? मेज पर कौन सा तत्पुरुष है? पहला दे देगा, ऐसे लिख देगा, द्वितीय है, तृतीय है, सप्तमी है, अष्टमी है, ऐसे दे देगा। तो आपको जब पता रहेगा तभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। अभी मैं कह दूं पॉकेट में मोबाइल है ना, तो कौन सा कारक होगा? पॉकेट में मोबाइल है, तो कौन सा कारक होगा भाई? अधिकरण होगा, में पद ऊपर। चाहे मैं कहूं छत के ऊपर, ठीक है ना, छत के ऊपर, ठीक है, टॉर्च है, तो क्या कहेंगे? या मैं कहूं वृक्ष के ऊपर चिड़िया है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? तो वहां पे कारक कौन सा होगा? अधिकरण होगा। लेकिन तत्पुरुष समास में जो है कि सप्तमी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग आई होप समझ गए होंगे तत्पुरुष समास है क्या है। 6 थे, 6 के भेद में आपको डिटेल बता दिया हूं। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? कर्मधारय समास। ठीक है ना, तत्पुरुष हो गया। अब इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो कौन सा होगा हमारे पास? कर्मधारय। अब कर्मधारय बहुत इजी है, समझना आसान है। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट हमारा जो है वो है कर्मधारय समास। अब इसकी पहचान क्या है, इसको कैसे पहचान सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बताया था कि कर्मधारय पर जो समास का होता है क्या होता है? उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है ना, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। और पूर्व पद उत्तर पद में उपमा और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष्य संबंध जो है कि कर्मधारय समास कहलाता है। दूसरी बात हम समझिएगा कि इसका मैं बताया था ना कि तत्पुरुष का और कर्मधारय का और द्विगु का जो है कि उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, आपको याद होगा। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा तो यही नहीं कह सकते, उसके रिकॉर्डिंग कर्मधारय समास का जो क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद का जो है कि उत्तर पद क्या होता है?
उपमा उपमेय और विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है ना, यानी एक दूसरे की विशेषता बताता है। कैसे? एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल में एक चीज हमको समझना है कि उसका उत्तर पद कैसे होता है। इसके देखिए अंतर क्या है, थोड़े से अंतर है। एक दूसरे के विशेषण और विशेष्य होता है, उपमा और उपमेय होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दिया और इसकी पहचान है कि इसमें जो कारक चिन्ह होता है वो होता है जो के समान, ध्यान दीजिएगा, है जो, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? के समान। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज इसके कारक चिन्ह है। जिसमें उसमें तो बता दे का था, कैसे था, कहीं के लिए था, में था, पर था, तो तमाम चीजें थी कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि के इसमें है जो बहुत विशेष करके है जो आता है, इसकी पहचान ध्यान दीजिएगा। क्या आता है जो आता है। देखिए जैसे मैं कह दूं चरण कमल, चरण एग्जाम्पल समझिएगा, कमल, इसका क्या विशेषता होगी? कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, यानी देखिए कमल के समान चरण, यानी चरण किसके समान है? कमल के समान है। यानी एक दूसरे की विशेषता बता रहा है कि नहीं, यहाँ पे बता रहा है ना, कंपेयर कर रहा है कि मान लीजिए किसी भगवान का पैर है और कैसा है? कमल के समान है। यानी मेरे कहने का मतलब जितना कमल कोमल है उतना भगवान का पैर कोमल है, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं ना। मैं कह दूं मृग नयन, मृग के समान है जिसका नयन, नहीं समझ के बात, समझ रहे ना, मृग नयन यानी मृग के समान है जिसका नयन। तो इस प्रकार का पूछ देगा कि मृग नयन कौन सा समास है, तो आप बता देंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ी विशेषता बता रहा है, कंपेयर कर रहा है एक तरह से ना, विशेष विशेषता बता रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे 2-4 एग्जाम्पल मैं दूंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे मैं कह दिया चंद्रमुख, चलो चंद्र के चंद्रमुख, ठीक है ना, चलो देख लेते हैं चंद्रमुख। अब चंद्रमुख किसे कहेंगे? चंद्रमा के ना, चंद्रमा के समान मुख, यही होगा ना, चंद्रमा के समान मुख। देखो के समान जुड़ रहा है हमेशा ना, तो उसको क्या कहेंगे? चंद्रमुख कहेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज को ध्यान देने योग्य बातें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं कि ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया। अब है जो से मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे मैं कह दूं, ध्यान दीजिएगा, महापुरुष, महापुरुष अर्थात महान है जो पुरुष, समझ गए बात ना। महान है, देखो यहां पे है जो जुड़ गया, ठीक है ना। तत्पुरुष में जो है कि विभक्ति के अनुसार जो है कि जुड़ा हुआ करता था, लेकिन ये विशेषता के आधार पर जुड़ा है। 2 ही चीज है इसमें, ठीक है ना। तो पहचान जाएंगे महान है जो पुरुष, ठीक है ना। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे। इसके जैसे मैं कह दूं अधमरा, अधमरा, ठीक है, आधा है जो मरा, उसको क्या कहेंगे? अधमरा कहेंगे। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है महादेव, क्या है भाई? महादेव अर्थात महान है जो देव, समझ रहे हैं ना। अब देखो महान है जो देव, यानी देव की विशेषता बता रहा है, जो महान है देव यानी महादेव। महादेव को तो बारे में जानते होंगे अच्छी तरह से आप लोग ना, ठीक है ना। लेकिन भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो मैं बता दिया, लेकिन एक चीज आता है हमारे क्वेश्चनों में आता है अपवाद, 2 ठो आता है जो हमको कंफ्यूज करता है। तो अपवाद पे जरूर ध्यान रखा करिए, क्योंकि अपवाद बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो अपवाद में देखिए 2 चीज मैं बता रहा हूं, इसको कहां पे उपयोग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। देखिए पीतांबर और नीलकंठ, ठीक है ना, अपवाद, अपवाद, ठीक है ना। क्या है? ध्यान दीजिएगा, पीतांबर, पीतांबर और नीलकंठ, 2 चीज ध्यान रखिएगा, पीतांबर और नीलकंठ। देखिए
अगर दोनों चीजें हैं, अगर पीतांबर, पीतांबर का पहले शब्द और समझिएगा, पीला है जो अंबर, पीला है जिसका अंबर, चाहे जिसका अंबर, या पीतांबर पीला है जो अंबर, समझ लीजिएगा इसको। और नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, ये दोनों चीज समझिएगा, नीला है जिसका कंठ। अगर देखा जाए तो नियम फॉलो किसका कर रहा है, पीला मतलब पीला वस्त्र जिसका है, तो जानते हैं ना, अन्य जो कोई ना पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो, कोई अन्य प्रधान हो, तो वहां मैं बताया था बहुब्रीहि समास होता है ना, बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे पीतांबर पीला है जिसका अंबर था, तो विष्णु भगवान हो गए, क्या हो गए, विष्णु भगवान हो गए। तो ये बहुब्रीहि समास का भी नियम को फॉलो करता है और कर्मधारय का भी फॉलो करता है। तो क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि किसमें हम रखें, आएगा दिमाग में ना। अब उसी प्रकार नीला है जिसका कंठ ना, तो नीला है जिसका कंठ, तो नीला कंठ, नीलकंठ, वैसे तो भगवान शिव को भी बोला जाता था, क्योंकि उनके जब विष पिए थे तो उनके कंठ जो नीला हो गया था। लेकिन कुछ पक्षियों के भी नीला कंठ होते हैं, नीलकंठ को भगवान शिव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सा अपवाद आ जाता है कि हम करें क्या करें, बहुब्रीहि को समास को ट्रिक करें या फिर कर्मधारय को। तो देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा, अगर ऑप्शन दोनों रहेगा, देखिए ऑप्शन अगर कर्मधारय भी है, ठीक है ना, कर्मधारय भी और बहुब्रीहि है, दोनों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर कर्मधारय भी और बहुब्रीहि भी है तो आप हमेशा बहुब्रीहि पे ट्रिक करिएगा। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन नहीं है तब आप कर्मधारय में लगाएंगे। बात समझ गए होंगे। वरीयता किसको दिया जाएगा, बहुब्रीहि को दिया जाएगा। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तो आप क्या करेंगे, कर्मधारय को आप ट्रिक करेंगे। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आता है और परेशान करके हमको चला जाता है। तो ऐसा काम आप क्यों करेंगे, परेशान करके हमको चला जाए, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अपवाद क्या है, पीतांबर और नीलकंठ, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि दोनों का नियम फॉलो करता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, अगर कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों ऑप्शन में है तो बहुब्रीहि पे ही आप वरीयता देंगे, कर्मधारय को नहीं देंगे। अगर भाई नहीं बहुब्रीहि है तो कर्मधारय पे आंख मूंद के मारो, आंसर सही होगा आपका। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला हम लोग का जो है समास जो है वो द्विगु समास है, ठीक है ना। क्या है, द्विगु समास है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे द्विगु समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझिएगा, ठीक है ना। द्विगु समास बहुत इजी होता है, जिसका द्विगु समास जो एक चौथा हमारा है द्विगु समास है, ठीक है ना। कौन सा है, द्विगु समास है। अब द्विगु समास है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो द्विगु समास देखिए, इसका जो है कि ना उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे मैं बताया ना तीन का, तत्पुरुष का, कर्मधारय का, द्विगु का उत्तर पद प्रधान होता है। यानी जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और उस पद के पहले कोई संख्यावाचक वर्ड हो तो हमेशा क्या होता है, द्विगु समास होता है। अर्थात कहने का मतलब है इसके आगे क्या होता है, एक संख्यावाचक शब्द जुड़ जाता है, जिसे संख्या का बोध हो, जहां पे पहले पूर्व पद में वो द्विगु समास होगा। यानी दो गुण वाला हो, एक संख्यावाचक हो, एक सामान्य हो, ठीक है ना। आई होप समझ गए होंगे। परिभाषा तो एग्जाम्पल हम देंगे तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे देखा जाए, मैं कह दिया आपको, ठीक है ना, जैसे मैं कह दिया चौराहा, चौराहा ना। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, अब मतलब समास का समासिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार राहों का समूह ही तो चौराहा कहलाता है। चार राहों का समूह ही चौराहा कहलाता है। अब देखिए यहां पे दो शब्द जुड़े हैं, चौ और यहां पे राह। चौ मतलब होता है चार और राह मतलब होता है रास्ता, यही ना, या सड़क ना। तो जहां पे चार रोड मिलते हैं उसको नाम देते हैं चौराहा। तो यहाँ पे देखिए पहला वर्ड संख्यावाचक हो गया कि नहीं, चार हो गया ना। और यहाँ पे जो बात है तो बात है ये प्रधान है, ठीक है ना। अब इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल और है, जैसे मैं कहते सप्ताह, क्या है, सप्ताह। सप्ताह किसे कहते हैं, 7 दिनों का समूह कहते हैं ना। तो 7 मतलब पहला वर्ड 7 हो जाएगा तो संख्यावाचक हो गया, और सप्ताह मतलब समझिए 7 दिनों का समूह, ठीक है ना। अगला जैसे मैं कह दिया नवरात्रि,
नवरात्रि में 9 पहले क्या आ गया, संख्या आ गया कि नहीं आ गया, 9 में क्या है, पहले संख्या है, रात्रि है ही उत्तर पद प्रधान है, तो हमारा जब दोनों को मिल गया तो अर्थ बदल गया, और नहीं वो कौन सा समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अठन्नी कौन सा होगा, बता दो, अठन्नी, 8 आना, ठीक है ना, मिल जाए तो अठन्नी, 8 मतलब संख्या, अन्नी तो बात ही आना तो समझे नहीं ना, पहले तो आना होना के बच्चे जानते थे, अब बता दो इसमें से कोई है 1 रुपए में क्या आना होता है, बता सकता है, ट्राई करिए, कोशिश करिए, 1 रुपए में क्या है ना, ये पुराने बुजुर्गों की जो कैलकुलेशन होती तो तेज होती थी ना, तो आप लोग जान जाइए, हम लोग जब पढ़ते क्योंकि अठन्नी तो चल नहीं रही, आप लोग तो जानेंगे कैसे, हम लोग यहाँ 54 चलती थी, तो 1 रुपया में आपके 16 आना होता है, कितना होता है, 16 आना होता है, यानी 50 पैसे को अठन्नी कहा जाता था, और 25 पैसे को चवन्नी कहा जाता था, ठीक है ना, अठन्नी इसको बोला जाता था, 50 पैसे को, ठीक है ना, अठन्नी, ठीक है ना, और 54, बात समझ गए होंगे आप लोग, तो 25 पैसे के आप 25 पैसा 4 जोड़ेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा ना, 100 पैसा हो जाएगा, उसको 4 चौक को 16 आना। चलिए फिलहाल वो तो मैथ की बात है, अलग जनरल चीजें हैं, फिलहाल देखते हैं, तो आप समझ गए होंगे संख्यावाचक, जैसे 1-2 एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूं, इसके बाद आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना, जैसे मैं कह दिया आप लोगों से त्रिकोण ना, त्रिकोण यानी इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 3 कोणों का समाहार, 3 कोणों का समाहार, 3 कोणों का समाहार, यानी जहां पे 3 कोण मिले हो उसको क्या कहेंगे, त्रिकोण कहेंगे। त्रिकोण में पहला संख्यावाचक है था 3 कोणों का, अर्थात यहाँ पे पहला संख्या है, इसके बाद कोण है, ठीक है ना, तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे। तो जहां पे ध्यान दीजिएगा, जहां पे पहले संख्यावाचक आ जाए, पहला वर्ड और बाद में कोई वर्ड है, तो वहां पे द्विगुण समास होगा, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या होंगे, कुछ अपवाद हैं, और अपवाद का मतलब समझ लीजिए यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि समास में जब भी क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम में अपवाद ही मैक्सिमम पूछता है 90%, क्योंकि उसमें बच्चे थोड़ा परेशान हो, जो बेसिकली बेस उसका जिसका तैयार ना होता वो कंफ्यूज हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं कौन से अपवाद हैं, ये द्विगुण समास के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपवाद देख लीजिएगा, अपवाद, ठीक है ना। देखिए अपवाद में पहला चतुर्भुज, क्या है, चतुर्भुज, ठीक है ना। दूसरा अपवाद है हमारा, ठीक है ना, चतुर्मुख, चतुर्मुख। इसके बाद है पंचानन, क्या है, पंचानन, और इसके बाद है इसका बताया दशानन, दशानन। अब समझिएगा, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हो, अर्थात कौन से, ब्रह्मा जी, समझ गए ना, अर्थात अपवाद में गया कि नहीं गया, ब्रह्मा जी। दशानन की बात करें तो 10 है जिसके आनंद अर्थात रावण, तो ये जो चारों वर्ड है एक किसके लिए प्रयोग होते हैं, अर्थात किसी के लिए जब हम जाते हैं तो कौन सा हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है, कौन सा, बहुब्रीहि समास हो जाता है, समझ गए बात ना। तो ये नोट में लिख लीजिएगा, चतुर्भुज, चतुर्मुख, पंचानन और क्या है, दशानन, ये क्या होते हैं, हमेशा संख्यावाचक आगे हैं। देखिए चतुर्भुज 4 भुजा, चतुर्मुख 4 मुख, पंचानन 5 आनंद यानी 5 मुख ना, और दशानन 10 आनंद है जिसके अर्थात रावण। तो यहाँ पे देखिए आगे संख्यावाचक होते हुए भी क्या है, बहुब्रीहि समास है, अर्थात ये अपवाद में आते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगला हम लोग का जो पॉइंट है वो कौन सा है, द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व, ये नाम से ये स्पष्ट है, द्वंद्व। द्वंद्व मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब है दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसमें द्वंद्व मतलब हाँ है ना में फंस जाओ। द्वंद्व मतलब क्या है, जैसे माँ ने बोल दिया बेटा बाजार जाओ, पापा ने मना कर दिया कि नहीं बेटा बाजार नहीं जाना है, तो अब उस समय क्या कंडीशन में द्वंद्व में पड़ गए, जाए या न जाए ना। तो द्वंद्व का मतलब यही होता है, ठीक है। फिलहाल उससे मतलब नहीं है। तो अगला हमारा जो 5वां है वो है द्वंद्व। द्वंद्व इसका मतलब देखिए, इसके नाम से ही और लिखने से ही स्पष्ट हो जाता है। कुछ ट्रिक मैं बता रहा हूं, देखिए ये शब्द दो देखो है, ये भी देखो दो है ना, ये दोनों देखो बराबर है, यानी दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, राइट। और बीच में क्या होता है, माइनस की तरह चिन्ह लगता है, जिसे योजक चिन्ह भी कह सकते हैं ना। जैसे योजक में तथा और एवं, ये परंतु किंतु सब लगते हैं ना, तो ये जोड़ने का काम करते हैं। जो दो शब्दों को जोड़ने के बीच में योजक होता है। तो अब यहाँ पे द्वंद्व मतलब दोनों पद क्या हो, सेम टू सेम है,
बराबर है। और बीच में क्या हो, पटपाई हो, चाहे और हो, चाहे तथा हो, चाहे एवं हो, चाहे इस प्रकार से अगर परंतु किंतु अगर बट अगर आता है तो आप लोग समझ लीजिएगा द्वंद्व समास है। तो परिभाषा समझ गए, ऐसे समास का जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो ना, और बीच में कारक चिन्ह क्या हो, योजक चिन्ह हो, या फिर और हो, तथा हो, एवं हो, इस प्रकार से अगर आता है तो कौन सा होता है समास, द्विगु समास होता है, सॉरी द्वंद्व समास होता है। ठीक है ना। अब द्वंद्व समास के कुछ परिभाषाएं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे इसकी पहचान लिख लेंगे तो बेहतर होगा। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, तो इसका जो होता है योजक चिन्ह आ जाए, ठीक है ना, या तथा आ जाए, चाहे और आ जाए, ठीक है ना, एवं आ जाए, ठीक है ना, इस प्रकार से अगर आ जाता है तो हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। इस ये जो आ जाए तो द्वंद्व समास कहलाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की बातें हैं कि जो बीच में योजक चिन्ह होता है, जिसे हाइफन के नाम से भी जानते हैं, इसको ना हाइफन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें जो मेरा जो था, जहां तक ध्यान में ऐसी चीज आया है, बाकी जो भी कुछ हो, मैं अभी इसमें इतनी चीज एक्सेप्ट किया हूं कि इसमें जितने भी लगभग आते हैं, मुझे तो लगता है 90% जो है क्या आते हैं, अपोजिट आते हैं, अपोजिट वर्ड होते हैं। आपकी पहचान होना चाहिए, क्या होंगे, 90% अपोजिट वर्ड होते हैं, और जो 10% मैं मानता हूं वो समानता बताते हैं। ठीक है ना, क्या बताते हैं, समानता। जैसे मैं कह दिया आपको दिन रात, योजक लगा दिया, बोल कौन समास है, बोल दो भैया द्वंद्व समास है, क्योंकि देखो बीच में योजक, दिन और रात, दिन का अपोजिट रात होता है कि नहीं होता, होता है ना। सुख दुख क्या होता है, दुख सुख, कुछ भी कह सकते हैं, इस प्रकार से योजक होता है कि नहीं होता। तो ये एग्जाम्पल है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं दिन और रात, समझ गए बात ना। देख रहे हैं, अपोजिट भी मिलेगा, योजक चिन्ह भी मिलेगा। अगर यही समाप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा, दिन और रात हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिख सकता है, चाहे लिख सकता है दिन तथा रात में कौन सा समास है, दिन और, ऐसे भी लिख सकते दिन एवं रात, तो कौन सा समास है, किसी कंडीशन में पूछे अब समझ जाएगा कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। अगला एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं राजा और प्रजा, लिख सकते हैं राजा प्रजा, इसको लिख सकते हैं राजा और प्रजा, समझ गए ना, राजा और प्रजा। अब इसमें क्या समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देख रहे हैं ना, इस प्रकार से राजा का अपोजिट प्रजा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं कह दूं, जैसे अगला ठंडा या गरम, क्या है, ठंडा या गरम, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं ठंडा या गरम, इसको लिख सकते हैं ठंडा या गरम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या, सॉरी यहाँ पे चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे ठंडा योजक चिन्ह गरम, यानी ठंडा का अपोजिट गरम होता है, गरम का अपोजिट ठंडा होता है। मैं पहले ही कह दिया कि आपको 90% में क्या आता है, अपोजिट होता है, और 10% में ऐसे होता है कि समानता होती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। जैसे आगे कह सकते हैं नर और नारी, क्या कह सकते हैं, नर और नारी। अब बता दो, ऐसे लिख नर नारी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, नर नारी लिख सकते हैं ना। अब देखो अपोजिट है कि नहीं है, इसकी पहचान है कि अपोजिट मिलेगा आपको 90% केसेस। ठीक है ना, आगे देखते हैं। जैसे मैं कह दिया देश विदेश, देश और विदेश ना। अगला एग्जांपल है ऊंचा या नीच। तो देखो हमेशा अपोजिट कंडीशन में जब ऐसे आ जाए, बीच में योजक चिन्ह हो, जिसे हाइफन सिंबल बोलते हैं, या फिर और तथा और एवं ऐसे सिंबल आ जाए, तो आप समझ लीजिए कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे द्वंद्व समास के बीच भाषा भी क्या है, इसमें क्या चीज है। ठीक है ना, तो आज लास्ट आपका बचता है कौन सा, बहुव्रीहि समास। तो आज समाप्त ही कर देंगे हम लोग समास को। ठीक है ना, बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्ती में रहिए, ठीक है, और देखते रहिए। ठीक है ना, आज जो है समास को हम लोग एंड कर ही देंगे, क्योंकि कल थोड़ा सा जब अगला वीडियो हम लेंगे तो कुछ समास के बीच में अंतर जो होगा उसके बारे में डिफाइन कर देंगे। फिलहाल इसको देखते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है ना, तो बिल्कुल घबराइए मत। आपको जिंदगी में अगर मेरा वीडियो ध्यान से अगर सुन लिए हैं, देख लिए हैं, तो कभी भी आप समास नहीं भूल सकते, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है ना, बट एक शर्त है, उसको देखिए, एक बार दो बार देखिए, उसको नोट बनाइए, और इसके बाद बोलिए, फिर मुझे लिख दीजिए सर मैं भूल गया, तो फिर मैं कोई पार कर दूंगा भाई आपके लिए। ठीक है ना, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छठवां पॉइंट हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसकी परिभाषा आप लोग बताइए। तो चलिए कोशिश करिए, बहुव्रीहि समास की परिभाषा। मैं क्या कहा था,
कि इसके दोनों पद जो है कि अप्रधान होते हैं और इसका जब जुड़ता है तो अन्य कोई तीसरा होता है। ठीक है ना, आपको याद होगा ना मैं क्या कहा था बहुब्रीहि समास में कि इसमें ना कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि जब जुड़ता है तो कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, यानी किसी अन्य के लिए संकेत करते हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं, तीसरा पुरुष, तीन प्रकार के पुरुष होते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ना, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है ना, तो उसमें बताइए ना हाँ मैं ना आप है कोई अन्य है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अन्य पुरुष हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे पुरुषों की संख्या की जाती है। तो देखिए ना हाँ मैं ना आप है कोई अन्य है, तो अन्य पुरुष में आते हैं ना, जैसे मैं कह दिया कि मैं स्वयं ना, इसी जब मैं आपको जब पार्ट ऑफ स्पीच अर्थात जो है कि हम बताएंगे इसके बारे में, तो आपको ग्रामर जब बताया जाएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे पुरुषों के बारे में ना। तो पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ना। तो उत्तम पुरुष तो वही होता है जो सेल्फ होता है, जैसे मैं कहती हूं मैं, अपने, स्वयं ना, अपने को ऐसे का वर्ड है तो अपना अपना हो गया। मैं कहूं आप, ठीक है, आपको, आपसे, आपने, अगर ऐसा कर दिया तो आप हो गए, सामने वाला पर्सन हो गया। और जब मैं अपने बारे में ना बात करूं ना आपके बारे में बात करूं, मैं किसी अन्य के बारे में बात करूं तो कौन सा होता है पुरुष, अन्य पुरुष होता है। अर्थात किसी, जैसे मैं कहता हूं वे, उनका, उनसे, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो जो बहुव्रीहि में जितने वर्ड होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अन्य पुरुष होता है, हम और आप में से कोई नहीं होता, कोई अन्य होता है। ये चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है ना, चलिए तो बहुव्रीहि समास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैं कह दिया लंबोदर, ध्यान दीजिएगा, लंबोदर परिभाषा समझ गए होंगे आप लोग। लंबोदर लंबा है जिसका उदर। अब देखिए है जिसका तो किसमें जुड़ रहा था, कर्मधारय में जुड़ रहा था, लेकिन अब यहां पर लंबोदर किसमें होगा, किसको कहा जाता है लंबोदर, भगवान गणेश को। ठीक है ना, रिद्धि सिद्धि दाता। ठीक है, क्या है, भगवान गणेश है। लंबा है जिसका उदर अर्थात पेट, जिनका बड़ा पेट है उनको लंबोदर कहा जाता है। तो किसको, जैसे उपनाम है, देखिए ना हमें कहा जाता है ना आपको कहा जाता है, गणेश भगवान को कहा जाता है ना। समझ रहे हैं ना, इनका भोग क्या लड्डू है ना, हाँ तो उसी हिसाब से खाते हैं, तो उसी हिसाब से है भी। ठीक है, अच्छा चलते हैं आगे देखते हैं। जैसे अगला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, दस आनंद, दस है जिसके आनंद, जैसे अभी मैं बताया, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है ना, क्या है, रावण ना हम है ना आप है कोई और है। ठीक है ना, जैसे मैं कहता हूं चक्रपाणी, ध्यान दीजिएगा, चक्रपाणी। इस चक्रपाणी क्या है, चक्र है जिसके पाणी में, चक्र मतलब समझी रहे हैं, अब पाणी मतलब क्या होता है, उंगली, यानी जिसके उंगली में चक्र हुआ था तो कौन होता है, विष्णु भगवान। सुदर्शन चक्र किसके पास था, विष्णु भगवान के पास था। आप लोग जानते होंगे, आप लोग तो बहुत जानते हैं। ठीक है ना, महावीर, देखिए जैसे महावीर, महान है जो वीर, देखिए कर्मधारय के नियम को फॉलो कर रहा है जो, पर महावीर कहते किसे हैं, बजरंग बली को, पवन पुत्र। ठीक है ना, किसको, बजरंग बली अर्थात पवन पुत्र को कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है पंकज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पंकज। पंकज, पंकज क्या है, पंकज किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं पंकज कमल का पर्यायवाची होता है। पंक में पैदा हो जो, पंक मतलब होता है कीचड़, अब पैदा होना मतलब जन्म लेना, जो कीचड़ में जन्म लेता है उसको नाम देते हैं पंकज। समझ गए बात ना, तो यही चीज है पंक में, पंक मतलब कीचड़ या कचरा, मिट्टी का कचरा होता ना। कभी देखे हैं क्या कमल जो है कि सूखे में कहीं खेत में हो, ऐसा नहीं ना, जल में होता है ना, यानी कचरे में होता है। पंख में जो जन्म लिया हो उसी को बोल नाम देते हैं पंकज, अर्थात क्या है, कमल। ठीक है ना, इसके बाद निशाचर, निशाचर मतलब हो गया राक्षस होता है, यानी निशा में विचरण करने वाला, निशा मतलब रात्रि, पर्यायवाची होता है निशा, किसका, रात्रि का, विचरण करने मतलब घूमने वाला। ठीक है ना, उसको निशाचर कहते हैं। इसके बाद मैं कह दिया त्रिलोचन, देखिए ध्यान दीजिए इसमें इंपॉर्टेंट है त्रिलोचन। ठीक है ना, त्रिलोचन क्या हो गया, तीन लोचन यानी जिसके 3 आंख हैं। तो हमारे आपके पास 3 आंख है क्या, नहीं, किसके पास है, भोलेनाथ के पास अर्थात महादेव के पास ना। तो 3 आंख मतलब देखिए आप संख्यावाचक होते हुए भी
द्विगु नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थात में है। और ये चीजें जो है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा एक ही व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। कोई किसी को दशानन कहा जाता है क्या? हो नहीं ना, नहीं। महावीर किसको कहा जाता है? बजरंगबली को। मैं महावीर का नाम लूंगा तो आप समझ जाएंगे बजरंगबली की मैं बात कर रहा हूं। पंकज का नाम लूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं कमल की बात कर रहा हूं। चक्रपाणी की बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि सुदर्शन चक्र किसके पास था, तो आप समझ जाएंगे किसके पास था, विष्णु भगवान के पास था। ठीक है ना। अगला जैसे मैं कह दूं, ठीक है ना, पीतांबर, जैसे मैं क्वेश्चन किया था, पीतांबर पीता है जिसके वस्त्र ना अंबर, अर्थात किसको कह सकते हैं? कृष्ण भगवान को कह सकते हैं। ठीक है ना। कृष्ण भगवान जो कि कैसा वस्त्र धारण करते हैं? पीतांबर यानी पीला वस्त्र धारण करते हैं। मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, हर चीज को आप लोग हर जगह सीखते रहिए, क्योंकि जब हमारे यहाँ जो है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब मनाया जाता है तो देखेंगे जो कृष्ण भगवान के लिए वस्त्र प्रदान किया जाता है हमेशा पीला होता है, क्योंकि उनका पीला शुभ होता है। ठीक है ना। इसी में माँ दुर्गा की जब पूजा किया जाता है कौन सा कलर होता है? लाल चुनरी होता है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देखा करिए, किसका वस्त्र कौन सा है, कैसा है। ठीक है ना। चलिए अब आप लोग मुझे समझ गए होंगे, जिसे मैं कहते हैं प्रधानमंत्री, मंत्रियों में है जो प्रधान ना, तो वो प्रधानमंत्री कहलाता है। तो प्रधानमंत्री एक होता है, कई अलग अलग कई प्रधानमंत्री नहीं होते, समझ लीजिएगा। एक राज्य में चाहे एक देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है भाई, कि दो तो होते नहीं होंगे, नहीं ना। अगर ऐसा तो कोई है नहीं, अगर हो तो बता दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब इस चीज को मैं आप लोग समझ गए हैं। एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मृत्युंजय पूछता है। क्या? मृत्युंजय, मृत्युंजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मृत्युंजय कौन सा समास है? तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। ठीक है ना। मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव, यानी जो मृत्यु को जीत सकता है उसे हम लोग नाम देते हैं मृत्युंजय। अर्थात मृत्युंजय किसे कहा जाता है? भोलेनाथ का पदवाची, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है महाकाल, यानी काल को भी हराने वाले महाकाल अर्थात शिव है। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा बहुब्रीहि समास, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूरा विश्वास है। तब तक आप लोग बने रहिए, अच्छे से रहिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग आएंगे नई सुबह, नई ताजगी और नए उमंग से आएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग भी इंसान है, अगर मान लीजिए कहीं मिस्टेक भी होता है इसमें तो हम लोग क्षमा योग्य हैं, क्योंकि हम लोग तो भी तो इंसान है भाई। अगर गलती होती है तो क्षमा करना आप ही लोगों का काम है, क्योंकि इंसान, अगर मैं भगवान होता तो शायद मुझसे भी गलती नहीं होती। तो भगवान तो वही होता है ना जो कभी गलती न करे और नियम कानून का पालन करे। ठीक है। नियम कानून का मैं तो अपने ध्यान में पालन कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर उसमें जो भी मिस्टेक मिले तो क्षमा करिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर यहाँ पे गलत था, क्योंकि पढ़ाने के जज्बा में कई वर्ड्स लिखने में गलत हो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं ना थोड़ा जज्बा जब होता है तो कुछ और ही होता है। ठीक है। तो अच्छे से आप लोग बने रहिए, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हमारे जो पढ़ाने का है आप लोगों का प्रेम शेयर और सब्सक्राइब से ही मिलेगा। ठीक है। तो आज फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।